हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर अपन ने माइक्रोस्पोर्स बनाए थे जिनको अपन ने क्या कहा था, पोलन ग्रेन्स। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। फिर उसके बाद में अपन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास, कैसे मेल गैमेट्स बनते हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, वो अपने आप में एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है ना। और गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है ये ध्यान में रखें आप। हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद, यानी कि वो संरचना जिसमें गैमेट्स यानी कि युग्मक बनते हैं वो कहलाती है गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर गैमेट बनेंगे। पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप होगा मैच्योर गैमेटोफाइट में, जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पहले अपन ले रहे हैं लेकिन कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो देखिए पोलन ग्रेन के बारे में अपन ने क्या कहा कि ये अपने आप में एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, हिंदी में कहेंगे अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद, या इसी को मैं यूं कह सकता हूं फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है ये, ठीक है। कैसे है बेटा ये हैप्लॉइड, क्योंकि कल अपन ने इनकी जो ओरिजिन की थी, उत्पत्ति की थी, वो किसके आधार पे की थी, मियोसिस हुआ था किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो मियोसिस से जो सेल बनती है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड। डेंस साइटोप्लाज्म होगा इनमें, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चरली अगर अपन इसको देखें तो इसके बाहर की ओर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं स्पोरोडर्म। और उस स्पोरोडर्म में दो पर्टिकुलर सेल्स हैं, या सॉरी लेयर्स हैं। आउटर जो लेयर है वो कहलाती है एक्साइन और जो इनर लेयर है वो कहलाती है इंटाइन, ठीक है। ये इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, जो मैंने कहा कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, ठीक है। अब जो आउटर वॉल है एक्साइन, वो बनी होती है बेटा स्पोरोपोलिनिन प्लस प्रोयूबिस बॉडीज। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड है, यानी कि ऑक्सीडेटिव कैरोटीन्स जो होते हैं या कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं उनसे बनता है कौन, स्पोरोपोलिनिन। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द कैरोटीनॉइड्स व्हाट विल फॉर्म, स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है इसको डिसॉल्व करने वाला कोई भी एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। और इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लंबे समय तक किसके रूप में पड़े रहते हैं, फॉसिल्स के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द पोलन ग्रेन्स रिमेन एज फॉसिल्स फॉर द लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक परागकण फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में कैसे रहते हैं। तो देखिए परागकण का जो बाह्य आवरण है जिसको अपन एक्साइन कह रहे हैं, इस एक्साइन की जो फॉर्मेशन कर रहा है वो स्पोरोपोलिनिन कर रहा है, जो केमिकली बायोलॉजिकली क्या है, फिजिकली रेजिस्टेंट है। और रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी परत होने के कारण आंतरिक जो वातावरण है इसका, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये फॉसिल्स के रूप में लंबे समय तक रहते हैं। और इनकी सहायता से अपने को क्या पता चलेगा कि
पोलन ग्रेन की जो एज है, कितने समय तक वो किसके अंदर, किसके रूप में रहा है, फॉसिल के रूप में, कितना पुराना है, उसके आधार पे उस जगह की जो पर्टिकुलर सॉइल है उसके अंदर जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं वो किस अवस्था में हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो किस अवस्था में है। क्योंकि मान लो पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे फॉल डाउन हुए 500 साल पहले, तो उस समय अगर कोई लकड़ियाँ या पेड़ पौधे यहाँ पे दबे होंगे तो उनके जो हाइड्रोकार्बन हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में किस लेवल तक कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि उनका फॉसिल फ्यूल जो है, जीवाश्म ईंधन जो है, उसके बारे में पता लगाने में ये अपनी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन में कुछ जगह स्पेस पाए जाते हैं जहां पे डिग्रेडेबल प्रोटीन भरे रहते हैं। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो एक्साइन विल हैव द पोर्स, और ये जो पोर्स है इनके अंदर डिग्रेडेबल प्रोटीन भरे रहते हैं। इन पोर्स को अपन बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है। ये राउंड भी हो सकते हैं और फर्रो यानी कि झिर्री के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। टेक्निकली इनको कहा जाता है कॉल्पस। और ये जो पोर है इनसे क्या होगा बेटा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद एक घटना होती है जिसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन का और पिस्टल का इंटरेक्शन होता है जिससे ये पोर जो है इनके अंदर भरे हुए विघटनशील डिग्रेडेबल प्रोटीन क्या होंगे, गलेंगे और इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल करके आएगी। तो जर्म पोर्स वो एरिया है जहां से इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकल करके आती है। कब, जब पोलन ग्रेन कहां पे पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे। और कौन सी घटना हो जाती है, प्राग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, इंग्लिश में जिसको बोल रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इज दिस क्लियर। तो ये जो पोर्स हैं इनकी संख्या, जर्म पोर्स की संख्या, जिनको कॉल्पस टेक्निकली अपन कह रहे हैं, इनकी संख्या के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन डाइकोट्स का है या मोनोकोट्स का है। कैसे, अगर ये पोलन ग्रेन डाइकोट्स का हुआ तो उसके अंदर पोर्स की संख्या होगी 3 डाइकोट्स में, और इसीलिए पोलन ग्रेन ऑफ डाइकोट कहलाता है ट्राइकोल्पेट। क्योंकि कॉल्पस की जो संख्या है, कॉल्पस से कॉल्पेट बना है, कितनी है, 3। और अगर ये मोनोकोट हुआ तो इसके अंदर इन पोर्स की या कॉल्पस की संख्या कितनी होगी, 1। इसलिए मोनोकोट्स जो हैं उनका पोलन ग्रेन कहलाता है मोनोकोल्पेट। और कॉल्पस कौन सी स्थान है जहां पे डिग्रेडेबल प्रोटीन्स भरे हुए हैं, पोलन ट्यूब जहां से निकल करके आएगी जब पोलिनेशन हो जाएगा उसके बाद। इज दिस क्लियर। अब देखिए जो एक्साइन है, इस एक्साइन को स्ट्रक्चरली फिर से डिफरेंट लेयर्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। एक्साइन जो है वो भी मल्टीपल परतों की बनी हुई है। एक कहलाती है एक्ट एक्साइन और एक कहलाती है एंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन जो है वो फिर से 3 परतों में डिवाइडेड है। सबसे बाहर, फिर बीच में, फिर इसी में 3 परत हैं। ठीक है ना। ये 2 परतें पहले तो कौन सी, यानी कि जैसे ये एक्साइन वाली परत है, इसको अब मैं मोटा करके दिखा रहा हूं। ठीक है। अब इसमें 2 परत हैं। ठीक है ना। इस पीस को यहां पे दिखा रहा हूं। एक तो देखिए बाहर एक्ट एक्साइन और अंदर वाला क्या हो गया, एंड एक्साइन। अब ये एक्ट एक्साइन है, ये भी 3 परतों में डिवाइडेड है। टेक्टम सबसे बाहर, ठीक है। उसके बाद बैक्यूलम जो खोखली परत होती है, और फुट लेयर। एक्ट एक्साइन फिर से डिवाइडेड है किसके अंदर, टेक्टम, बैक्यूलम और फुट लेयर। ठीक है। और उसके बाद में जो एक्साइन की दूसरी परत आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, एंड एक्साइन। इज दिस क्लियर। ठीक है। टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर ये एक्ट एक्साइन के पार्ट हैं। एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक्साइन बना रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार एक्साइन जो है
उसके दो परत हैं, एक कहलाती है सेक्स साइन और एक कहलाती है नेक्स्ट साइन, यानी कि ये भी इस एग्जाइन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सेक्स साइन जो है उसके अंदर टेक्टम और बैक्यूलम आते हैं, और नेक्स्ट साइन के अंदर फुट लेयर और एंड एक्साइन आते हैं। टेक्टम और बैक्यूलम किस में आ गए? सेक्स साइन में, ठीक है। और फुट लेयर और एंड एक्साइन वाला पार्ट किस में आता है? तो एक्साइन को दो तरीके से यूं क्लासिफाई करके बताया हुआ है कि इसमें, लेकिन टोटल कितनी परत बताई जा रही है? 4, टेक्टम, बैक्यूलम, फुट लेयर और एंड एक्साइन। एक्साइन बना हुआ किसका है? स्पोरोपोलिनिन, क्यूटीन, ठीक है ना, लिपिड पॉलीमर जो है उसका बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी जो परत है एंड एक्साइन, सॉरी इंटाइन, वो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है और वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। पैक्टोसेलुलोज का मतलब पैक्टीन प्लस सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो कई बार एंड एक्साइन, सॉरी इंटाइन के बारे में नहीं पूछ करके पोलन ट्यूब के बारे में पूछ लिया जाता है कि पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है? तो पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि इंटाइन ही किसके रूप में निकल करके आती है? इंटाइन ही इस जर्म पोर से किसके रूप में निकल करके आती है? पोलन ट्यूब के रूप में। तो पोलन ट्यूब भी किसकी बनी होगी फिर? पैक्टीन और सेलुलोज की, ठीक है। तो इंटाइन जो है वो पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है ना। आपको सेंटर के अंदर क्या मिलेगा? क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलेगा और डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। किसके अंदर? पोलन ग्रेन के अंदर। है कैसा? वो एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन से रिलेटेड दूसरे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कल अपन ने एक बात की थी, अगर आपको ध्यान में हो तो, पोलन एलर्जी की, जो अपन कर चुके हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनके द्वारा, एथलीट्स जो होते हैं और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं उनको भी पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कारण इन दे हैविंग द रिच अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन लाइक द प्रोटीन्स एंड द विटामिन्स। प्रोटीन और विटामिन्स की अच्छी मात्रा इनके अंदर पाई जाती है, और मिनरल्स, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। किसके द्वारा? एथलीट्स के द्वारा, रेसिंग हॉर्स, दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनके लिए। इसलिए पोलन ग्रेन से बना हुआ टैबलेट, पोलन टैबलेट जिसको बोलते हैं, और पोलन पाउडर आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। दे विल हैव द टैबलेट्स एंड द पाउडर, जो है ना मार्केट के अंदर पोलन टैबलेट और पोलन पाउडर जो है वो एनर्जी टॉनिक के नाम पे मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं? सेल हो रहे हैं। तो इनका फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है, कारण दे हैविंग द हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनकी पोषक वैल्यू जो है वो क्या है? उच्च है, अच्छी है, ठीक है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स जो हैं उनसे कॉस्मेटिक्स मटेरियल यानी कि क्रीम्स भी बनाए जाते हैं। कारण क्या है? देखिए पोलन ग्रेन में एक तो स्पोरोपोलिनिन है और एक सेलुलोज है, ठीक है ना। और ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है जो उसकी वॉल के अंदर पाया जा रहा है, किसकी? पोलन ग्रेन की वॉल में स्पोरोपोलिनिन है, सेलुलोज है। ये आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि वो भी अपने आप में स्पोरोपोलिनिन और ये सेलुलोज जो वो एक परत बनाते हैं, ठीक है ना। उस परत को अपन बोलते हैं SPF, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो आप जितने भी ब्यूटी क्रीम्स हैं उनके ऊपर आप देखना, किसी पे आता है SPF 20F, किसी पे आता है SPF 15। मतलब क्या है? जो पैरामैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो हानिकारक होती हैं, वो स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं। लेकिन जब आप ये क्रीम लगाते हो तो ये परत बन जाएगी इनकी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर ये है, और पोलन ग्रेन्स को आपने यूज किया है क्रीम बनाने में, तो वो क्रीम के अंदर ये लेयर होगी जो आपकी स्किन को किससे बचाने का काम कर रही है? अल्ट्रावायलेट रेज से। दैट्स वाई इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी पोलन ग्रेन्स का यूज होता है एज ए SPF यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हुआ अपना पोलन ग्रेन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोलन ग्रेन। ये किससे होगा? पोलन ग्रेन से होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? पोलन ग्रेन। ठीक है। और फाइनली जो मेल गैमेटोफाइट बनता है वो ऐसा बनता है। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगी मेल गैमेटोफाइट, इसको अपन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ये स्ट्रक्चर्स अपने को मिलने वाली हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डेवलपमेंट है किसका? पोलन ग्रेन का। उस डेवलपमेंट को इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं एक एक कारण बताऊंगा, पहले आपको मुख्य पॉइंट बता रहा हूं। इसको प्रीकॉशियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, अंतः बीजाणुक। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है वो इन सीटू प्रकार का है, प्रीकॉशियस प्रकार का है और एंडोस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और अपन ये बात करेंगे कि क्यों ये इन सीटू है, क्यों प्रीकॉशियस है और क्यों एंडोस्पोरिक है। देखिए अभी पोलन ग्रेन कहां है? एंथर के अंदर, एंथर में बने पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जहां है उसी मदर प्लेस के ऊपर इसका आगे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यानी कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां पे स्टार्ट हो जाएगा? इनसाइड द एंथर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जो घटनाएं एंथर में होंगी उनके बारे में, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन करेंगे। तो इनसाइड द एंथर क्या होगा? देखिए सबसे पहले पोलन ग्रेन का ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले से ये हैप्लॉइड है तो डिवीजन का टाइप कैसा होगा? माइटोटिक, ठीक है ना, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन। और उस डिवीजन के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो डिवाइड होगा और क्या होगा? उससे दो न्यूक्लियस बनेंगे। इस न्यूक्लियस से एक साइज में बड़ा होगा और एक साइज में छोटा होगा। वन इज द लार्ज न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज द स्मॉल न्यूक्लियस। जो साइज में बड़ा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो साइज में छोटा है वो कहलाता है बेटा जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। कायिक केंद्रक और दूसरा कौन सा कहलाएगा? जनिक केंद्रक। इनके बीच में जब देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होंगे ये एसिमेट्रिकल होंगे। कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल। और इनके बारे में ध्यान रखना आप कि ये जो वॉल है उसकी ओर ब्लंट होंगे। यानी कि सामान्य मियोसिस में जब बनते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, उल्टा होते हैं। यहां पे वॉल की तरफ कैसे होंगे? ब्लंट, यानी कि बुट्ठे। और सेंटर की ओर यानी कि दूसरी साइड में ये कैसे होंगे? स्पाइंडल फाइबर या तंतु एक्यूट यानी कि नुकीले होंगे। जबकि बाकी दुनिया में कोशिकाओं के अंदर जब मियोसिस होती है तो वॉल की तरफ कैसे होते हैं? ऊपर की ओर, पोल्स के ऊपर कैसे होते हैं? एक्यूट। और सेंटर की ओर कैसे होते हैं? ब्लंट। लेकिन यहां पे ये जस्ट उल्टा होगा। यहां पे ये ध्यान में रखना आपको। वॉल की तरफ कैसे? ब्लंट। और सेंटर की तरफ कैसे? एक्यूट। एसिमेट्रिकल यानी कि इनकी साइज एंड शेप क्या नहीं होगी? फिक्स नहीं होगी इन स्पाइंडल फाइबर्स की। तो पहला जो माइटोसिस है ये कहां हो रहा है? एंथर के अंदर ही हो रहा है। और इस एंथर में होने वाले माइटोसिस के द्वारा जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये जो दो पार्ट इसके बने हैं, एक कौन सा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा कौन सा? जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगले स्टेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो बड़े वाली सेल है उसके चारों ओर एक बड़ा साइटोप्लाज्म, क्या कि यहां पे बड़ी बड़ी वैक्यूल्स बीच में आ गई हैं
और वो वैक्यूल्स को कवर करते हुए साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो एक तो बड़ी सेल बन जाएगी साइज में, वेजिटेटिव, जिसमें कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव, और दूसरी जो सेल बनेगी वो साइज में छोटी होगी, जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो क्या कहलाएगी, जनरेटिव सेल, जो एक तरफ से चिपकी हुई रहेगी वॉल से, जो बाद में अलग हो जाएगा। तो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली सेल क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव न्यूक्लियस वाली सेल क्या कहलाएगी, जनरेटिव सेल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो टू सेल्ड अवस्था आ गई, यानी कि मेल गेमेटोफाइट कौन सी अवस्था में आ गया, टू सेल्ड अवस्था में। यहां तक का जो डेवलपमेंट है वो कहां पे होता है, एंथर में। 60% प्लांट्स में, 60% प्लांट्स यानी कि ट्रॉपिकल प्लांट्स में, उष्णकटिबंधीय प्लांट्स के अंदर ये पोलन ग्रेन इस टू सेल्ड अवस्था में कहां निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। किससे, एंथर से, और किसके ऊपर पहुंचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। 40% प्लांट्स के अंदर ये टू सेल्ड अवस्था में न निकल करके कौन सी अवस्था में निकलेंगे, थ्री सेल्ड अवस्था में। यानी कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाएगी, जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगी किसके अंदर, दो मेल गैमेट्स में। ये जनरेटिव सेल विल डिवाइड इन द टू मेल गैमेट्स, ठीक है। और ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस। 40% प्लांट्स में इस अवस्था में बाहर निकलेंगे, किससे, एंथर से, अदरवाइज टू सेल्ड अवस्था में निकलेंगे, ठीक है। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होकर के क्या बना देती है बेटा, मेल गैमेट्स। तो एक मैच्योर जो मेल गैमेटोफाइट होगा उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, दो मेल गैमेट। और ये जो ट्यूब वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल डिजनरेट हो जाएगी और इसका जो न्यूक्लियस है वो कहलाएगा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। व्हाट वी कॉल दिस, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो घटना हुई है वो कहां पे हुई है, ऑन स्टिग्मा। और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद में पोलन ग्रेन ने क्या किया है, जर्मिनेट किया है। तो उसके जर्मिनेशन से क्या निकली है, वो पोर बताया था मैंने, उस पोर से क्या निकली है, पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और उसको अब अपन क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। तो यहां पे जो डिवीजन हुआ वो क्या कहलाएगा, माइटोसिस सेकंड। अरे जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस एक से दो हुआ या नहीं हुआ, तो इसमें जो डिवीजन हुआ वो क्या कहलाएगा, माइटोसिस सेकंड। अब अपन ने इसको इनसिटू तो क्यों कहा, इनसिटू इसलिए कहा अपन ने इसको क्योंकि इनसिटू का मतलब होता है अपने मदर प्लेस पे, प्राकृतिक स्थान के ऊपर किसी चीज का डेवलपमेंट होना। तो पोलन ग्रेन बना कहां पे, एंथर में, तो उसका डेवलपमेंट भी कहां पे स्टार्ट हो गया था, एंथर में। प्रीकोशियस क्यों कहा, मेल गैमेट्स के बनने की तैयारी या गैमेटोफाइट के बनने की तैयारी स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद जो है उस अवस्था के लिए नहीं छोड़ा, उस स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले ही उसको शुरू कर दिया। तो किसी काम के प्रति पहले से जागरूक होना प्रीकॉशियस होता है। तो मेल गैमेट्स का बनना या मेल गैमेटोफाइट का बनना पहले ही एंथर में शुरू हो गया, इंतजार नहीं किया गया है कहां पे पहुंचने का, स्टिग्मा पे पहुंचने का। नंबर 2। नंबर 3, एंडोस्पोरिक। तो देखिए पोलन ग्रेन्स कहां बन रहे हैं, एंथर में, और एंथर क्या है, स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुदानी। तो जिस बीजाणुदानी में ये बने हैं वहीं पे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, अतः अंत बीजाणुधानिक, एंडोस्पोरिक, वेयर द पोलन ग्रेन्स आर डेवलपिंग आर स्टार्टिंग देयर डेवलपमेंट, दैट्स वाई। और वो कहां, स्पोरेंजियम में, इसलिए ये डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या हुआ है बेटा, एक मियोसिस। कैसे, अरे कल स्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन नहीं बनाया क्या आपने, जिससे पोलन ग्रेन बना था, और 2 माइटोसिस, जिससे आपको क्या मिला है, 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें 2 मेल गैमेट है और एक कौन है, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये आपको टेक्निकली ध्यान में रखना है नीट के लिए कि 2 माइटोसिस हो रही हैं, और इससे पहले एक क्या हुई थी, मियोसिस। याद है ना, कल स्पोर मदर सेल जो थी डिप्लॉइड, उसमें मियोसिस हुआ था, और उस मियोसिस से कितने, 4 पोलन ग्रेन बने थे ऐसे, याद है। तो वो प्रोसेस आपको
ये मियोसिस एक माइटोसिस, दूसरी माइटोसिस, एक मियोसिस, दो माइटोसिस, प्रीकॉशियस इन सिटू और एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ द डेवलपमेंट है किसका, मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, नरयुग्मकोद्भिद का मतलब ये संरचना नरयुग्मकोद्भिद क्यों कहला रही है, क्योंकि इसमें नरयुग्मक बने हैं। वाई वी आर कॉलिंग दिस मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज व्हाट डेवलप्ड मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट जो होंगे वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अपन ने मेल वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की, मेल गैमेट अपन ने बना लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, मादा जनिक संरचना और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, थैंक यू।